हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि हमारे आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए बिना किसी लेट के अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे सेशन में कैसे कैसे प्रश्न रहने वाले हैं। हम एक एक प्रश्नों के सभी विकल्पों को विश्लेषण के सहित पढ़ेंगे, समझेंगे। जहाँ जहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, हम उन सभी आयामों का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे। तो आइए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है। मतलब किस राज्य के लोग लाल चींटी की चटनी खाते हैं। पहला कह रहा है राजस्थान, दूसरा कह रहा है छत्तीसगढ़, तीसरा कह रहा है झारखंड, चौथा कह रहा है मध्य प्रदेश। तो देखिए दोस्त, जो आपके लाल चींटी की चटनी है वो आपका छत्तीसगढ़ में खाई जाती है। ठीक है, आपका विशेष रूप से कहाँ के लोग खाते हैं, आपके छत्तीसगढ़ के लोग खाते हैं। ठीक है, और आपके चींटी के संबंध में और क्या क्या प्रश्न आपके सीटेट में बन सकते हैं या आप तक पूछे गए हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। तो आइए चींटी के बारे में और भी अन्य तथ्यों को जानते हैं कि जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो हमारी चींटी है क्या है। चींटी हमारी एक सामाजिक कीट है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि चींटी कैसा कीट है तो आपका चींटी क्या है, एक सामाजिक कीट है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो चींटियाँ होती हैं इनकी कितनी जोड़ी टांगें होती हैं, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखता है कि इनकी 3 जोड़ी टांगें होती हैं। कितनी टांगें होती हैं इनकी, 3 जोड़ी टांगें होती हैं। ठीक है, 3 जोड़ी टांगें मतलब 6 टांगें होती हैं चींटियों की। और आपको क्या ध्यान देना है, और आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब ये काटती हैं, ठीक है, तो इनके काटने पर कौन सा अम्ल निकलता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि चींटियों के काटने पर आपका फार्मिक अम्ल निकलता है। कौन सा अम्ल आपका, फार्मिक अम्ल निकलता है, फार्मिक एसिड निकलता है। ठीक है, तो आपको इन तीनों चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि चींटी आपकी सामाजिक कीट है और इनकी 3 जोड़ी टांगें होती है और इनके काटने पर क्या होता है, फार्मिक अम्ल निकलता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मतलब जो मधुमक्खियाँ काट लेती हैं तो उनके काटने पर हमारे शरीर में कौन सा अम्ल प्रवेश करता है, किस अम्ल का रिसाव होता है उनके काटने पर। पहला कह रहा है एसिटिक अम्ल, दूसरा कह रहा है फार्मिक अम्ल, तीसरा कह रहा है टैनिक अम्ल, चौथा कह रहा है टर्रिक अम्ल। तो देखिए, मधुमक्खियों के काटने पर भी आपका फार्मिक अम्ल का रिसाव होता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल का स्रावण होता है, सेक्रेशन होता है। अब आइए हम उन आयामों को भी देखते हैं जहाँ से हमारे सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है मधुमक्खी को लेकर। ठीक है, तो आइए मधुमक्खी को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा कि मधुमक्खी कैसा कीट है, तो आपको ध्यान रखना है कि मधुमक्खी भी एक आपका कैसा कीट है, सामाजिक कीट है। ठीक, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि मधुमक्खी कैसा कीट है, तो मधुमक्खी आपका सामाजिक कीट है। ठीक है, दूसरे विकल्प, दूसरे नंबर पर आप क्या ध्यान रखेंगे कि इनको किसके रस पसंद होते हैं। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी को क्या पसंद होता है, तो मधुमक्खी को आपके जो आपकी लीची होती है, ठीक है, लीची, लीची के फूल के रस पसंद होते हैं। क्या पसंद होता है, लीची के फूल के रस पसंद होते हैं। और लीची के फूल के रस मतलब लीची में फूल लगता कब है, ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका किस माह में होता है, आपका होता है फरवरी के माह में। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि मधुमक्खी भी आपका सामाजिक कीट है और इनको क्या पसंद होता है, इनको लीची के फूल के रस पसंद होते हैं। और लीची के फूल के रस कब लगते हैं, तो आपके लीची के फूल के रस आपके लगते हैं फरवरी महीने में। और आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि इनके पालन का सबसे अच्छा समय। ठीक है, तो इनके पालन का जो सबसे अच्छा समय होता है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अक्टूबर से दिसंबर में क्या होता है, इनके पालन का सबसे अच्छा समय होता है। क्यों ये अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर में इनके पालन का सबसे अच्छा समय होता है। और आपको क्या एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि मधुमक्खी के काटने पर, ठीक है, जो इसके डंक के असर को कम करने के लिए आप ध्यान देंगे कि इसका जो काट लेती है मधुमक्खियाँ, तो इनके डंक के असर को कम करने के लिए, ठीक है,
डंक के असर को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चूने और साबुन। ठीक है, साबुन भी ध्यान रखेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। चूने और साबुन का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको देखिए दोस्त, मधुमक्खी के यहाँ बस अम्ल पूछा था तो फार्मिक अम्ल यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं, लेकिन ये जो सभी चारों चीज़ें मैंने बताई हैं यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इन सारे चारों चीज़ों का भी ध्यान में रख करके आपको आगे चलना है। ठीक, तो आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? मतलब जो जम्मू कश्मीर में एक तरह से जो चाय होती है उसको क्या कहा जाता है, वो किस नाम से प्रसिद्ध है? पहला कह रहा है चाय, दूसरा कह रहा है काफ़ी, तीसरा कह रहा है कहवा, चौथा कह रहा है कोई नहीं। देखिए, तो जो जम्मू कश्मीर में आपके चाय किस नाम से प्रसिद्ध है? वो कहवा नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प सही है। लेकिन अब देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर और क्या क्या प्रश्न सीटेट पूछते रहता है, तो हम उन आयामों पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपके जम्मू कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो आपकी क्या है? कश्मीना ऊन। ठीक है, क्या आप ध्यान देंगे? कश्मीना ऊन। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कश्मीना ऊन कहाँ पाया जाता है, तो कश्मीना ऊन आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप क्या ध्यान देंगे? आपसे सीधा सीधा पूछता है कि चार चिनार कहाँ स्थित है। ठीक है, तो चार चिनार भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, चार चिनार को आप ध्यान में रखेंगे। और आप तीसरे नंबर पर क्या ध्यान देंगे? तीसरे नंबर से आपसे प्रश्न पूछ लेता है आपका डल लेक को लेकर के। ठीक है, डल लेक और आपका क्या? झेलम नदी। ठीक है, डल लेक और आपकी झेलम नदी। तो देखिए दोस्त, जो आपका डल लेक और झेलम नदी है ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है श्रीनगर में। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है तो आप जवाब देंगे कहवा। अगर पूछ ले कश्मीना ऊन कहाँ पाया जाता है तो कश्मीना ऊन आपका पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कश्मीना ऊन जम्मू कश्मीर के लिए प्रसिद्ध है। चार चिनार कहाँ स्थित है पूछ ले तो आप, चार चिनार विशेष रूप से एक आपका भूखंड है। ठीक है, तो वो भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर डल लेक और झेलम नदी पूछ ले कहाँ स्थित है तो आपका श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, आइए तो हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, घटपर्णी शिकारी पौधा या पिचर प्लांट जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है, इस राज्य का नाम है। पहला कह रहा है नागालैंड, दूसरा कह रहा है मेघालय, तीसरा कह रहा है असम, चौथा कह रहा है मिजोरम। तो देखिए दोस्त, जो घटपर्णी है ये हमारे देश में आपका मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो बी विकल्प है ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ सीटेट आपको कंफ्यूज कर देता है, विकल्पों में आपको चार विकल्प दे देता है, वहाँ भी पूछ लेता है कि घटपर्णी के बारे में कौन सा एक सही है। तो कंफ्यूज क्या करता है घटपर्णी को लेकर के कि ये जो अपने शिकार होते हैं, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको फंसाने के लिए आवाज़ निकालता है या गंध निकालता है। ठीक है, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो घटपर्णी है ये क्या करता है, आपका विशेष प्रकार का आपका क्या निकालता है? गंध निकालता है। ठीक है, क्या निकालता है? आपका गंध निकालता है, आवाज़ नहीं निकालता है। ठीक है, गंध निकालता है, विशेष प्रकार का आपका गंध निकालता है, जिससे आपके छोटे कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर इसके पास आ जाते हैं। और देखिए आपका असम से क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है? असम से आपका सीधे सीधे यहाँ के मकानों को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके असम के मकान कैसे होते हैं? तो आप असम के मकान बताएंगे कि आपके यहाँ के मकान जो होते हैं 10 से 12 फुट, कैसे? 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। ठीक है, 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं और ये किस पर बनाए जाते हैं? ये आपके बनाए जाते हैं बांस के खंभे पर। किस पर बनाए जाते हैं? ये आपके बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। असम के मकान आपके 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं जो कि बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं। आपसे मिजोरम को लेकर के क्या प्रश्न पूछता है? सीटेट मिजोरम से प्रश्न पूछता है कि आपकी जो झूम खेती है वो कहाँ पर होती है? तो झूम खेती आपकी विशेष रूप से मिजोरम में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? मिजोरम में। ठीक है, ध्यान देंगे आप कि आपकी जो झूम खेती है, ठीक है, ये आपकी कहाँ होती है? झूम खेती आपकी मिजोरम में होती है। ठीक, तो आपको क्या ध्यान देना है कि जो आपका घटपर्णी है वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है।
और ये जो पौधा है ये कीटों को फंसाने के लिए एक विशेष प्रकार का गंध निकालता है, जिससे आकर्षित होकर के कीट उसके पास आ जाते हैं। ठीक, और असम को लेकर के आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ के जो मकान होते हैं वो 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं और इनका निर्माण जो है वो बांस के खंभे पर किया जाता है। मिजोरम से लेकर के आपको प्रश्न पूछेगा तो आपका जो उत्तर होगा, मिजोरम में आपकी झूम खेती होती है। ठीक है, झूम खेती अन्य राज्यों में भी होती है, नागालैंड में भी होती है, मेघालय में, जितने भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं इन सभी जगहों पे झूम खेती होती है। लेकिन विशेष रूप से जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है वो आपका मिजोरम गिवन है कि मिजोरम में झूम खेती होती है और यहीं से आपका सीटेट प्रश्न भी पूछता है। ठीक है, तो आइए हम अपने 5वें प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। मतलब जो जो सही है हमको चुनना है। पहला कह रहा है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये बात आपका बिल्कुल सही है। जो आपका खेजड़ी वृक्ष है ये मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है और ये राजस्थान राज्य का राजकीय वृक्ष भी है। ठीक, दूसरा कह रहा है इसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल भाई, जो रेगिस्तानी क्षेत्र में होगा उसे अधिक जल की आवश्यकता बिल्कुल होगी, ये भी बात आपका सही है। ठीक है, तीसरा कह रहा है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये भी बात आपका बिल्कुल सही है। जो आपका खेजड़ी होता है इसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं, घना होता है वृक्ष और ये छायादार होता है। चौथा कह रहा है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ये बात आपका गलत है। ये बात आपका खेजड़ी के संबंध में नहीं है। ये आपका अगर देखेंगे तो ये आपका है रेगिस्तानी ओक के संबंध में। किसके संबंध में? रेगिस्तानी ओक। ये भी आपसे सीटेड प्रश्न पूछता है कि रेगिस्तानी ओक आपका कहाँ पाया जाता है, तो आप इसका उत्तर देंगे कि ये जो आपका है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसके तने में क्या होता है, जल एकत्र हो जाता है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहराई तक लगभग 30 फीट अंदर गई होती हैं। ठीक है, तो इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक गई होती हैं और ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा सही है वो आपका क्या है? 1 2 3। तो 1 2 3 आपका कहाँ है? 1 2 3 है आपका पहले विकल्प में, तो यहाँ पे हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। और आपको ए रेगिस्तानी ओक के बारे में भी ध्यान देना है कि इसके तने में जल एकत्र रहता है और लोग पतले पाइप से इस जल को प्राप्त करके पीते हैं। ठीक, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, और खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपसे एक चीज़ सीधे सीधे पूछ लिया जाता है सीटेट में कि इसकी जो लकड़ी होती है, ठीक है, इसकी जो लकड़ी होती है खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी, ठीक, इसमें आपके कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, कीड़े नहीं लगते। ठीक है, क्या होता है इसमें? कीड़े नहीं लगते हैं। किसमें? खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी में। सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, तो आपका खेजड़ी वृक्ष है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने 6वें प्रश्न पर। 6वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। अबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। ठीक, ये पहला कह रहा है जलवायु गर्म और शुष्क है। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि जो अबू धाबी है आपका रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु जो होती है गर्म और शुष्क होती है। ये बात आपका ठीक है, हमें गलत चूज करना है। बी कह रहा है नारियल का पेड़ पाया जाता है। आप खुद सोचिए, जहाँ की जलवायु जो है वो गर्म और शुष्क होगी, ठीक है, जो रेगिस्तानी एरिया होगा वहाँ पे आपका नारियल का पेड़ कैसे पाया जाएगा? नारियल का पेड़ आपका विशेष रूप से गोवा और केरला में पाया जाता है। ठीक है, अबू धाबी में नारियल का पेड़ नहीं पाया जाता। दिरहम अबू धाबी की मुद्रा है, ये बात भी सही। पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है, ये बात भी आपकी सही है। देखिए दोस्त, सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछता है कि अबू धाबी की मुद्रा का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा कि अबू धाबी की मुद्रा का नाम दिरहम है। ठीक है, और आपसे क्या प्रश्न करेगा अबू धाबी को लेकर के? प्रश्न समय की तुलना में कर लेता है भारत से। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो भारत का समय है, ठीक है, भारत का समय है वो अबू धाबी के समय से 1 घंटे 30 मिनट, ठीक है, क्या है? आगे है। 1 घंटे 30 मिनट आगे है भारत का समय अबू धाबी के समय से। मतलब अगर आपका यहाँ समझिए, भारत में सुबह का 10 बजे, ठीक है, भारत में सुबह का 10 बजे 10 AM हो, तो आपका अबू धाबी में उस समय कितना बजेगा? अबू धाबी में आपका 8:30 होंगे। कब? सुबह के। मतलब जो हमारा भारत का समय है वो अबू धाबी के समय से 1.5 घंटे आगे है। ठीक है, इससे भी आपका प्रश्न आता है समय को लेकर के, तो आपको समय को भी याद रखना है। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न 7वें प्रश्न की ओर। देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है।
शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? ठीक है, मतलब जो मधुमक्खी का पालन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ठीक, पहला कह रहा है सेरीकल्चर, दूसरा कह रहा है एक्वाकल्चर, तीसरा कह रहा है एपीकल्चर और चौथा कह रहा है पीसीकल्चर। तो देखिए जो जो हमारी मधुमक्खी का पालन होता है वो हम किस नाम से जानते हैं? पीसीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो मधुमक्खी पालन है वो किस नाम से जाना जाता है? पीसीकल्चर के नाम से जाता है। लेकिन देखिए यहाँ से चारों विकल्पों से प्रश्न आपका पूछा जाता है सीटेट में, तो हमें चारों विकल्पों को समझना है। ठीक है, सेरीकल्चर को भी समझना है, एक्वाकल्चर को भी समझना है, पीसीकल्चर को भी समझना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किसको समझेंगे? हम सेरीकल्चर को समझेंगे। तो सेरीकल्चर में आपका किसका पालन किया जाता है? सेरीकल्चर में आपका पालन किया जाता है रेशम कीट का। ठीक है, अगर आपसे पूछे रेशम कीट पालन, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सेरीकल्चर। ठीक है, अगर आपसे एक्वाकल्चर पूछेगा तो एक्वाकल्चर में क्या होता है? विशेष रूप से समुद्री जीवों का पालन किया जाता है। कैसे जीवों का? समुद्री जीवों का, जैसे आपका शैवाल हो गया, शंख हो गया, इन सब का पालन किया जाता है। समुद्री जीवों का पालन किया जाता है। किसका पालन? आप जवाब देंगे समुद्री जीवों का पालन। ठीक है, किसका पालन? समुद्री जीवों का पालन एक्वाकल्चर के अंतर्गत आता है। पीसी कल्चर अगर आपसे पूछेगा तो पीसी कल्चर में आप बताएंगे कि मछली पालन। ठीक है, क्या होता है आपका? मछली पालन। मछली पालन को आप क्या कहेंगे? पीसी कल्चर। समुद्री जीवों का पालन, शंख हो गया, शैवाल हो गया, इन सब के पालन को आप क्या कहेंगे? एक्वाकल्चर। और रेशम कीट पालन को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सेरीकल्चर। और देखिए आपके रेशम कीट को लेकर के, ठीक है, जो आपका रेशम है, इस रेशम के कीट को लेकर के और भी अन्य प्रश्न पूछता है। तो अन्य प्रश्न आपका क्या पूछ लेता है कि इनका पालन किस पे होता है? तो आप जवाब देंगे कि शहतूत के पेड़ पर। किस पर? शहतूत के पेड़ पर इनका पालन होता है। ठीक है, और आपसे पूछेगा अगर कि इनके बच्चे को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? इनके बच्चे को आपका कहा जाता है, अगर क्या पूछ ले, रेशम कीट के बच्चे को पूछ ले, ठीक है, इनके बच्चे को क्या कहा जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि इनके बच्चे को आप कहेंगे कि कोकून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके बच्चे को कोकून कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रख करके चलना है। आइए हम अब चलेंगे अपने 8वें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? देखिए आपके एनसीईआरटी में एक लेसन गिवन है जिसका नाम है स्कूल जाने के संसाधन। तो ये प्रश्न वहां से आया हुआ है और यहाँ पे हमारे चारों विकल्प पूछे जाते हैं कि ऊंट गाड़ी कहाँ के लिए है, ट्राली कहाँ के लिए है, बैल गाड़ी कहाँ के लिए है, वल्लम कहाँ के लिए है। ठीक है, और आप देखेंगे एक जुगाड़ गाड़ी है, वो भी पूछ लिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हमें क्या करना है? ध्यान में दे के चलना है, चारों विकल्पों को हमें याद रखना है। तो मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? तो बच्चे किस साधन का प्रयोग करते हैं? आपके बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैदानी इलाकों के बच्चे स्कूल जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। ऊंट गाड़ी का प्रयोग वहाँ के बच्चे, कहाँ के बच्चे करते हैं? तो ऊंट गाड़ी का प्रयोग आपके बच्चे स्कूल जाने के लिए राजस्थान के बच्चे करते हैं। कहाँ के? राजस्थान के बच्चे करते हैं। ठीक है, और आपका अगर ट्राली पूछेगा तो ट्राली से कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं? तो ट्राली से आपके लद्दाख के बच्चे स्कूल जाते हैं। कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं? लद्दाख के बच्चे स्कूल जाते हैं। वल्लम से आपके कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं? तो वल्लम से आपके केरल के बच्चे स्कूल जाते हैं। कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं? केरल के बच्चे स्कूल जाते हैं। और वल्लम क्या है? एक प्रकार की छोटी नाव है। और अगर आपसे जुगाड़ गाड़ी पूछ ले, क्या पूछ ले? जुगाड़ गाड़ी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जुगाड़ गाड़ी से कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ के बच्चे जाते हैं, गुजरात के बच्चे जुगाड़ गाड़ी से स्कूल जाते हैं। तो आपका देखिए स्कूल जाने के संसाधन में जितने भी हैं मैंने पांचों को एक्सप्लेन कर दिया, बस 5 ही दिए गए हैं वहाँ पे और हम यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से उन पांचों संसाधनों को जान लिए हैं। अब यहाँ से आपका जो भी इस चैप्टर से प्रश्न आएगा तो इससे हमारे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ऊंट गाड़ी आप याद रखेंगे, राजस्थान के बच्चे प्रयोग करते हैं। ट्राली का प्रयोग बच्चे लद्दाख के करते हैं। बैलगाड़ी का बच्चे जो प्रयोग करते हैं वो विलेज इन प्लेन्स करते हैं, मतलब जो समतल जगहों पे रहने वाले बच्चे हैं वो बैलगाड़ी का करते हैं। और वल्लम का प्रयोग केरल के बच्चे करते हैं। और जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग जो है
वो गुजरात के बच्चे करते हैं। ठीक है, जुगाड़ गाड़ी में बेसिकली क्या होता है कि पीछे आप देखेंगे तो काठ का पूरा होता है और आगे एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लगी होती है। ठीक है, फट फट की आवाज़ करती है, ऐसे करके आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि है ना कमाल की गाड़ी, फट फट की आवाज़ करके। ऐसे कथन से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, तो आप इतना याद रखेंगे कि फट फट का आवाज़ करता है और थोड़ा जुगाड़ टाइप का है, तो कहाँ का है, वो गुजरात के लिए है। ठीक है, आइए हम अपने 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, 9वें प्रश्न की ओर हम चलेंगे। ऊंट गाड़ी हो गया, ट्रॉली हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे पांचों जान लिए हैं। ठीक है, यहाँ से बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाएगा। अब हम चलेंगे आपके 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न पूछ रहा है कि किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती। देखिए आम, बबूल, सिनकोना, खिजड़ी। देखिए मैंने पहले ही आपका जब खिजड़ी वाला आया था प्रश्न, मैं तभी बता दिया था कि देखिए प्रश्न सीधा सीधा पूछा भी गया है, इसीलिए मैं आपको वहाँ बताया भी था। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस पेड़ के लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, तो आपकी खिजड़ी है। ठीक है, और आम और बबूल से आपका प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक, आपका बेसिकली सिनकोना से सीटेड प्रश्न पूछता है। तो आइए हम सिनकोना को समझ लेते हैं। देखिए जो सिनकोना के पेड़ की छाल होती है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, इससे हमें प्राप्त होता है कुनैन। क्या प्राप्त होता है इससे, इससे हमें प्राप्त होता है कुनैन। और कुनैन किसकी दवा है, ये आपके मलेरिया की दवा है। किसकी दवा है, ये आपके मलेरिया की दवा है। ठीक है, किसकी दवा है, ये आपके मलेरिया की दवा है। तो देखिए यहाँ से 2-3 आयामों से प्रश्न आपसे पूछ लेगा। सबसे पहले पूछ लेगा कि किसके पेड़ के छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा सिनकोना। और अगर पूछ लिया मलेरिया की दवा क्या है, तो आपका उत्तर होगा कुनैन। और यदि पूछ ले कि मलेरिया की दवा किस पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है, तो आपका उत्तर होगा सिनकोना। ठीक है, तो इन सभी आयामों से जितने भी मैंने अभी एक्सप्लेन किए, वहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है सीटेट में। तो इन सभी आयामों को आपको ध्यान में रखना है, सबको समझ के चलना है। ठीक है, आइए हम अपने 10वें प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के कथनों पर विचार कीजिए, संबंध में नीचे दिए गए हैं। मतलब आपके देखिए 4 कथन दिए गए हैं और इन पर विचार करना है। और फिर पूछ रहा है कि इनमें से सही कथन, ठीक है, जो सही होंगे हमको वो चुनना है। तो सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ते ही ये समझ जाए कि झूम खेती जो है आपके झारखंड में भी होती है। ठीक है, झूम खेती आपकी कहाँ होती है, झारखंड में भी की जाती है। ठीक, आप यहाँ से ये चीज़ ध्यान में रख लेंगे। और आपकी झूम खेती कहाँ की जाती है, मिजोरम में भी की जाती है। ठीक है, तो आपका ये झारखंड और क्या कहते हैं मिजोरम दोनों एनसीईआरटी में गिवन है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि झूम खेती कहाँ कहाँ होती है, झारखंड में होती है, मिजोरम में भी होती है। अब आइए हम इन विकल्पों को पढ़ते हैं। पहला कह रहा है एक फसल काटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक खाली छोड़ देते हैं। बिल्कुल, देखिए जब एक फसल को प्राप्त कर लिया जाता है तो कुछ समय तक, कुछ सालों के लिए जो जमीन है उसको वैसे का वैसे छोड़ दिया जाता है। ये बात आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, खरपतवार, बांस आदि को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं। देखिए ये आपका गलत है, उखाड़ते नहीं है बल्कि उसको वहीं पर गिरा करके जला देते हैं। और जो जली हुई राख होती है वो क्या होती है, वो एक उर्वरक के रूप में काम करती है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, उखाड़ा नहीं जाता है बल्कि वहीं उसको गिरा करके जला दिया जाता है, उखाड़ा नहीं जाता है। तो ये आपका गलत हो गया। तीसरा कह रहा है खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल, ये आपका उर्वरक के रूप में कार्य करती है। चौथा कह रहा है जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। देखिए क्या किया जाता है, जमीन को जोता नहीं जाता है, ये आपका गलत है। जमीन को हल्का सा भुरभुरा बनाया जाता है, बस इतना कि उसमें बीज को स्थापित कर दिया जाए, बीज को बो दिया जाए, उसको जोता नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमसे सही पूछा है, तो हमारा सही क्या है, हमारा पहला सही है, एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक खाली छोड़ देते हैं। और दूसरा क्या है, खरपतवार की जो राख होती है जलने के बाद, बांस इत्यादि की, उसको क्या करते हैं, खाद के रूप में कार्य में ले लेते हैं। तो हमारा पहला और तीसरा सही है। तो हमारा पहला और तीसरा कहाँ है, सी में गिवन है। तो हमारा यहाँ पर सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर कहीं भी समझने में कोई भी आपको परेशानी हुई हो, दुविधा हुई हो, तो एक बार आप फिर से इस क्लास को देखिएगा, आपको पूर्ण रूप से ये क्लास समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप दोस्त इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है,
और आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल सीटेट मंत्रा का, उसको जाना है, वहाँ से उस लिंक के माध्यम से चैनल से जुड़ जाना है और वहाँ पे आपकी जो डेली की क्लासेज होती हैं उनका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाता है विद आंसर्स। ठीक है, तो आपको वहाँ पे जाना है, एक बार पीडीएफ भी प्राप्त करना है और पीडीएफ से भी रिवीजन करना है। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, फिर हम मिलेंगे कल एक अगले क्लास के साथ, एक अगले सेशन के साथ, मज़ेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल।